A very famous British historian said the sun never set on British Empire. Why? Because the red areas were the territories of British during 18th century and he said कि कोई ना कोई तो ऐसा एरिया होगा जो कभी ना कभी सन को फेस करेगा. That's why he said that the sun never sat on British Empire. So now let us start with the chapter 2, the expansion of British power in India. Now see how it all started. First of all, the first country that came to India was Portugal. Now, the very first person was Vasco da Gama, and he came in India in the year 1498. And where he landed? He landed here in Calicut. Now, what happened? Why he came to India? He came to India in search of spices. And when he took back several boxes of spices, he sold the boxes at 100 times profit. Suppose a box costed him around 10 rupees, so he sold it at around rupees 1000. See the profit he was earning. अब जब आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो तो अब लोगों के बीच में जेलेसी क्रिएट होती है एंड दैट जेलेसी लीड्स टू कंपटीशन. जब लोगों ने देखा कि वास्को ड गामा बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो अब इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में कंपटीशन क्रिएट हुआ और इसी कंपटीशन की वजह से अब आप देखोगे कि आगे चल के काफी सारी लड़ाइयाँ और वॉर्स होंगे. अब पोर्चुगल तो था ही एक कंट्री, उसके अलावा कौन सी थी? उसके अलावा थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ the very first paragraph in your book talks about mercantilism. It was the ideology of British. Meaning of mercantilism is that suppose this is our country India and I have established a factory here and this factory is making takatak and one packet of takatak cost around rupees 10 and I have made 100 packets and in India there was use of only 10 packets. What I'll be doing with the remaining 90 ones? 90 packets will cost me around 900 rupees. Should I dispose it? Will I be disposing it? No, not at all. Now, what I'll be doing, a country here, suppose USA. USA said that Taka is huge on demand in our country. Give us these 90 packets, and in exchange of this, we'll be giving you dollars. $900 we'll give you. So, in simple terms, I can say when we sell something, we get money, or when we export something, we get money, and when we purchase something, or when we import something, we loses money. So basic ideology of British was that कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें so that हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए. अब ये तो आइडियोलॉजी ब्रिटिश की थी. अब ब्रिटिश स्टैब्लिश कैसे करती है खुद को इंडिया में? लेट अस सी दैट. अब जो कंपनी थी ये एक मर्चेंट ट्रेडर्स कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि फॉर्म हुई थी 1598 में. 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर मिलता है, किससे? क्वीन एलिजाबेथ वन से. और ये चार्टर बताता है, इस चार्टर में लिखा होता है, चार्टर इज अ पीस ऑफ पेपर. इस पर लिखा गया था कि इस कंपनी को मोनोपोली ऑफ ट्रेड है, मतलब कि इंग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी जाएगी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, सो दैट कि इंडिया में कंपटीशन क्रिएट ना हो. इस रॉयल चार्टर पे यही लिखा था कि कंपनी जाएगी और इंडिया में ट्रेड करेगी, और कितने साल के लिए? 15 साल के लिए. तो क्वीन एलिजाबेथ ने बोला कि जाओ और जाकर तुम ईस्टर्न वर्ल्ड से अब ट्रेड करो. वाई ईस्टर्न वर्ल्ड? क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर था और इस डायरेक्शन में कोई भी कंट्री आएगी तो वो ईस्टर्न डायरेक्शन वाली कंट्री या ईस्टर्न वर्ल्ड उसको कहा जाएगा. अब जब क्वीन एलिजाबेथ वन से परमिशन मिल गई तो फर्स्ट शिप जो इंडिया में आती है वो इन द ईयर 1601 में आती है और थॉमस रो आते हैं. और थॉमस रो ये रहे हमारे. थॉमस रो आते हैं जहांगीर के कोर्ट में और जहांगीर से परमिशन लेते हैं कि सर हमें ट्रेडिंग पोस्ट बनाने हैं कुछ अपने, प्लीज हमें इस चीज की परमिशन दीजिए. तो जहांगीर बहुत प्यार से इनको परमिशन देते हैं. अभी क्या होता है, कई जगह इनके ट्रेडिंग पोस्ट बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, पटना, बालासोर. और इसमें से तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो होते हैं, मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे. अब पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? सपोज दिस इज द कोस्टल एरिया. जितने भी मेजोरिटी ऑफ द पोर्ट्स ब्रिटिश के, पोर्चुगीज के या फ्रेंच के बनेंगे वो कोस्टल एरियाज में ही बनेंगे, सो दैट शिप आए, सामान लोड करे, सामान अनलोड करे और फिर वो वापस चली जाए. तो यहाँ पर कोस्टल एरिया में पोर्ट्स बनते थे. तो ब्रिटेन के जो तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंडिया में वो थे मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे. तो आप याद कैसे करोगे? MCB, मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे. अब क्या हुआ कि 1662 में
पोर्चुगीज की जो प्रिंसेस थी और जो ब्रिटेन के जो प्रिंस थे, ही वॉज चार्ल्स 2, इनकी शादी पोर्चुगीज की प्रिंसेस से करा दी जाती है और इनको डाउरी में क्या मिलता है? आइलैंड ऑफ बॉम्बे। पोर्चुगीज ब्रिटिश को आइलैंड ऑफ बॉम्बे एज अ डाउरी गिफ्ट कर देते हैं क्योंकि इन सर ने इन मैम से पोर्चुगीज प्रिंसेस से शादी की थी। अब ये चीज तो चल ही रही थी। अब क्या हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 विलेजेस एक्वायर की जो कि बंगाल में थे, और इन 3 विलेजेस को एक साथ एड अप करके उन्होंने एक नई सिटी फॉर्म की। उस सिटी का नाम रखा कैलकटा। तो ये तो बात थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि 1598 में ये स्टैब्लिश होती है, 1600 में इसको चार्टर मिलता है, और 1501 या 1502 में क्या होता है? पहली शिप अब आती है 1601 में, सॉरी, फर्स्ट शिप आती है इंडिया में। और इस टाइम राजा कौन होता है? जहांगीर। और इंग्लिश से कौन आया होता है? ब्रिटेन से कौन आया होता है? सर थॉमस रो आए होते हैं। इतना तो सब चल ही रहा था। नाउ व्हाट हैपेंड? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब बता रहे हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 1664 में और एक गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी थी। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। अब क्या हुआ? जब ये गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है तो पैसे के लिए भी ये वाली कंपनी गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। और जैसे 3 कंपनीज इंग्लिश की जो थी, फैक्ट्रीज जो थी, जो फेमस थी, वो कौन कौन सी थी? मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा। वैसे ही फ्रेंच की भी 3 फैक्ट्रीज थी, चंद्रनगौर, पौंडीचेरी और कराईकल। तो ये 3 फैक्ट्रीज फ्रेंच की थी। तो अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिश आए और ब्रिटिश और पोर्चुगीज के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, मतलब शादी हुई। पोर्चुगीज की जो प्रिंसेस थी उनकी शादी ब्रिटेन के प्रिंस से हुई। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने हरा दिया डच को, तो डच भी आउट हो गई गेम से। अब बचा फ्रेंच। फ्रेंच आउट नहीं हुआ। अब आप देखोगे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई होगी। अब क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था कि इन लोगों को अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करनी थी। मोनोपोली का मतलब कोई एक ही रूल कर सकता था, या तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर ले या फ्रेंच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर ले। कोई ना कोई एक ही रूल करता। अब जब दोनों के पास पावर थी, अब दोनों आपस में लड़ेंगे, और जब ये आपस में लड़ेंगे तो अब इंडिया में ट्रेड वॉर स्टार्ट होगा। अब इसका ट्रेड वॉर का बैकग्राउंड क्या था? यूरोप में आप देखना, यूरोप में ऑलरेडी फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसका नाम था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। जब इंग्लैंड में ऑलरेडी ये लड़ाई हो रही थी, तो ये लड़ाई इंडिया में भी पहुंची, और उस लड़ाई का नाम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर रखा गया, जो कि 1744 से 1748 तक हुई। इसमें क्या हुआ कि फ्रेंच ने कुछ ब्रिटिश की टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था। तो ब्रिटिश की एक वेरी प्रोमिनेंट सेटलमेंट था जिसका नाम था मद्रास सेटलमेंट। तो फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर कर लिया। अब जैसे ही फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर किया, वैसे ही ब्रिटिश ने क्या किया? पौंडीचेरी जो कि कंपनी थी फ्रेंच की, वहां पर अटैक कर दिया। अब फ्रेंच ने कैप्चर किया था मद्रास को, तो ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया पौंडीचेरी को। अब इंडिया में जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, ये जो लड़ाई यूरोप में चल रही थी वो वहां पर खत्म हो गई। अब जब वहां लड़ाई खत्म हुई, तो यहाँ पर भी लड़ाई इन लोगों को खत्म करनी पड़ी। और जो मद्रास जो कि कैप्चर कर लिया था फ्रेंच ने ब्रिटिश से लेकर, मद्रास वापस ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। और ये फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर, लाइक दैट ओनली, ये खत्म हो गया। अब क्या हुआ? सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो कि शुरू हुआ 1749 से 54 तक। अब क्या हुआ? यहाँ पर एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। कहाँ पर? हैदराबाद और कार्नेटिक में। और हैदराबाद के 2 रूलर थे जिसका नाम था नसीर जंग, ही इज द पर्सन, एंड मुजफ्फर जंग, ही इज द पर्सन। और कर्नाटक में 2 रूलर थे जिसका नाम था चंदा साहिब और मोहम्मद अली। ये आपका हैदराबाद का एरिया है और ये आपका कर्नाटक का एरिया है। यहाँ पर भी लड़ाई हो रही थी, यहाँ पर भी लड़ाई हो रही थी। अब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने किसका साथ दिया? नसीर जंग का, जो कि हैदराबाद से था, और मोहम्मद अली जो कि कर्नाटक से था। और फ्रेंच ने साथ दिया मुजफ्फर जंग का और चंदा साहिब का। अब इनिशियली क्या हो रहा था? इनिशियली फ्रेंच जीत रही थी, बट अब क्या होता है कि ब्रिटेन की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, वो क्या करते हैं? चंदा साहिब की जो कैपिटल थी आरकोट, उसको कैप्चर कर लेते हैं। और चंदा साहिब जैसे ही अपनी कैपिटल आरकोट को बचाने जाता है, चंदा साहिब को पकड़ा जाता है। क्लाइव चंदा साहिब को पकड़ते हैं और उसको मार देते हैं। और इस तरीके से फ्रेंच हार जाती है। और जैसे ही फ्रेंच हारती है, फ्रांस ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लेता है। और जैसे ही डुप्लेक्स वापस गया,
अब फ्रेंच का खत्म होना फॉर श्योर था। तो सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिश जीत गई। अब क्या हुआ, थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ था। इंडिया में अब क्या हुआ, 7 ईयर वॉर शुरू हो गया, कहाँ पर, दोबारा से यूरोप में। अब उसके बाद जैसे ही यूरोप में शुरू हुआ, ये इंडिया में भी होना था। और अब क्या हुआ, ब्रिटिश फोर्स अंडर क्लाइव कैप्चर्ड फ्रेंच सेटलमेंट इन चंद्रनगौर। अब ब्रिटिश फोर्स ने क्या किया, क्लाइव के अंडर में चंद्रनगौर जो कि फ्रेंच की जगह थी उसको कैप्चर कर लिया। और जैसे ही चंद्रनगौर को कैप्चर किया गया, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में एक बैटल फॉट की जाती है जिसका नाम था बैटल ऑफ वेंडी वॉश। अब बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 में फॉट की जाती है। और रिजल्ट ये निकलता है कि फ्रेंच जो होती है हार जाती है। तो समरी क्या थी थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर की, कि 7 ईयर वॉर शुरू होती है यूरोप में, वो यूरोप से स्प्रेड होके इंडिया में आती है। अब इंडिया में क्या होता है कि ब्रिटिश फोर्सेस जो होती हैं वो क्लाइव के लीडरशिप के अंडर फ्रेंच की एक जगह को कैप्चर कर लेती है जिसका नाम होता है चंद्रनगौर। अब क्या होता है, जैसे ही चंद्रनगौर को कैप्चर किया जाता है, अब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बैटल होती है जिस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ वेंडी वॉश, जो कि 1760 में फॉट की जाती है। और रिजल्ट क्या निकलता है, फ्रेंच अब डिफीट हो जाती है। और ये रहा बैटल ऑफ वेंडी वॉश की इमेज। जैसे ही फ्रेंच हारती है, अब सारी की सारी पावर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में के पास आ जाती है। अब मद्रास चला गया इनके पास, अब इनके पास हैदराबाद चला गया, कर्नाटक चला गया। अब इनको चाहिए था बंगाल, क्योंकि 18th सेंचुरी में बंगाल वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस। अब क्या हुआ कि बंगाल को वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस बोला गया 18th सेंचुरी में। 1717 में फर्रुखसियार राजा थे बंगाल के, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये हक दिया कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड्स का बिना कुछ एक्स्ट्रा टैक्स दिए। सपोज इंडिया में कोई भी सामान आता है तो उस पर ड्यूटीज लगती है, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगता है। सपोज लंदन में वो 10 रुपीज का था तो इंडिया में आके वो 15 रुपीज का सेल होता है, क्योंकि 5 रुपीज टैक्स लगता है। इस टैक्सेस से फर्रुखसियार ने बोला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, सर आपको ये सब टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं, तो आप आराम से इंडिया में आके बंगाल में ट्रेड करिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, अपने दस्तक इशू किए। दस्तक मीन्स पासेस, मतलब कि कंपनी के पास पासेस आ गए कि ये पास दिखा देना, तुम्हें कहीं भी कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास तो आया ही था ये पास, कंपनी ने क्या किया, लोगों को ये पासेस, नॉर्मल लोगों को पासेस ये बेचना शुरू कर दिया ताकि यहाँ से इनकम हो सके। अब जैसे ही ये सब शुरू हुआ पासेस का मिस यूज, तो अब क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के पास जो क्या था, अब राजा के पास पैसा आना बंद हो गया। पर जब अलीवर्दी खान राजा बनते हैं तो ये सारा मिसयूज दस्तक का जो था वो रोक देते हैं। अब ये सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे थे, बट इनकी डेथ हो जाती है। ही इज अलीवर्दी खान। अब जैसे ही इनकी डेथ होती है, इनका जो ग्रैंडसन था सिराज उद्दौला, ये अब थ्रोन पे आता है। अब क्या करता है ये इंग्लिश को और फ्रेंच को बोलता है कि जो तुम वॉल्स बना रहे हो ना अपने घर के आसपास, उसको रोक दो, क्योंकि बंगाल में जो भी एरिया है वो मेरे अंडर में है और बंगाल के किसी भी एरिया के आसपास तुम यहाँ पर वॉल्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंच ने तो इसकी बात मान ली बिकॉज ही वॉज द किंग। इंग्लिश ने नहीं मानी बात। अब जब इंग्लिश बात नहीं मानेगी तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होगी, और उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ प्लासी विच वॉज फॉट इन द ईयर 1757। अब क्या हुआ इसमें कि सिराज फोर्सेस कैप्चर्ड कैलकाटा इन 1756। मैंने बताया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जगह को कैप्चर किया था और उसको यूनिफाई करके उन्होंने एक नाम रख दिया था उसका, कैलकाटा। अब क्या हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला से वापस वो स्नैच कर लिया कैलकाटा को। अब क्या हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला किसको, मीर जाफर को। अब मीर जाफर कौन था, मीर जाफर वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला। मीर जाफर को बोला कि मीर जाफर ऐसा है, अगर तुम हमसे नहीं लड़ते हो तो हम सिराज को हटा के तुम्हें राजा बना देंगे। जाफर ने बोला ठीक है सरकार, मैं तो राजा बनना चाहता ही हूँ, तो जैसे ही आप सिराज को हटाएंगे तो मुझे राजा बना दीजिए। अब सिराज को तो ये था कि भाई मेरे पास तो इतनी बड़ी आर्मी है। सिराज गया प्लासी के पास। प्लासी वॉज अ प्लेस जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। अब जैसे ही वो प्लासी के पास गया, प्लासी वाले एरिया में गया और उसने बोला अटैक, लोगों ने अटैक नहीं किया। क्यों, क्योंकि कमांड तो सब जाफर की मानते बिकॉज ही वॉज कमांडर इन चीफ। तो सोल्जर्स ने अटैक ही नहीं किया, और जब अटैक नहीं हुआ तो कोई भी लड़ाई नहीं हुई। इसलिए बैटल ऑफ प्लाची को एक ऐसी लड़ाई बोला जाता है जहां पर वेपन्स का यूज
नहीं हुआ था। अब क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला वापस भाग के जा रहा था। क्या होता है कि क्लाइव के जो सोल्जर्स होते हैं वो सिराजुद्दौला को पकड़ते हैं और उसको मार देते हैं। अब क्या होता है, मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। अब मीर जाफर जब राजा बनता है तो बहुत सारा पैसा एज अ कंपनसेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। बट अब जितना पैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मांग रही थी, मीर जाफर उतना नहीं दे पाता है। तो मीर जाफर को हटा के मीर जाफर के जो सन इन लॉ थे, मीर कासिम, अब आप याद कैसे रखोगे कि मीर जाफर मीर कासिम, तो ये याद रखना, जे कम्स फर्स्ट एंड के कम्स लेटर। ABCDEFGHI जे के। तो जाफर पहले बना। जाफर पैसा नहीं दे पाया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसी वजह से जाफर के सन इन लॉ कासिम को क्या करते हैं, मीर कासिम को ये लोग राजा बना देते हैं। तो इनिशियली तो कासिम इन लोग को पैसा देता है, पर कासिम देखता है कि राजा जब मैं हूं तो पावर मेरे पास सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो वो पावर कंसंट्रेट करने लग जाता है मीर कासिम अपने पास। और जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चीज देखती है, कासिम को हटा देती है और दोबारा से मीर जाफर को राजा बना देती है। अब जैसे ही मीर कासिम को गद्दी पर से हटाया जाता है, मीर कासिम भाग के जाता है कहाँ पर, मुगल के राजा के पास, जिसका नाम था शाह आलम टू। शाह आलम टू से कहता है कि सरकार ऐसा है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है और वो हमसे सारी चीजें कैप्चर कर रही है। तो सुजाउद्दौला जो कि अवध के राजा थे, शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे, और मीर कासिम, ये लोग मिलके अलायंस बनाते हैं। और ये तीनों लोग मिलके अटैक करते हैं किसके ऊपर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और जब ये अटैक करते हैं तो उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी फॉट हुई थी इन द ईयर 1757। और बैटल ऑफ बक्सर फॉट होगा बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैटल ऑफ बक्सर। तो कब फॉट हुआ ये, 1764 में। इसमें तीन लोग थे, मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे। ये तीनों मिलकर लड़ते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ऑल्दो ये तीनों मिलकर लड़ते हैं पर ये लोग हार जाते हैं। और जब ये लोग हारते हैं तो मीर कासिम को मार दिया जाता है, सुजाउद्दौला को वापस अवध दे दिया जाता है। और शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे, उनको बोला जाता है कि सर अब आप पेंशन लेके रहेंगे, अब आपकी कोई भी परमानेंट इनकम नहीं रहेगी, हम जितना पैसा आपको देंगे आप उसमें ही अपना गुजारा करेंगे। और शाह आलम टू इनको ब्रिटिश को क्या दे देता है, दीवानी राइट। दीवानी राइट मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब दीवानी राइट कहाँ कहाँ का मिला, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और मैंने बोला था कि ये तीनों एरियाज ऐसे थे जहां पर सबसे ज्यादा पैसा आता था। तो यहाँ का जो भी पैसा आता वो डायरेक्टली किसके पास जाता, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता। ठीक। तो अब क्या हुआ, दो बैटल फॉट हुई, बैटल ऑफ प्लासी द ईयर 1757। बाय द नेम प्लासी बिकॉज प्लासी वाज अ प्लेस जहां पर ये लड़ाई हुई थी। उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर फॉट किया जाता है 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन होता है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, याद कैसे रखोगे, W and U। शुजाउद्दौला अवध के राजा थे और शाह आलम टू मुगल एम्परर थे। ये तीनों मिलके एक साथ हो जाते हैं और ये इंग्लिश से लड़ते हैं। बट इंग्लिश इनको डिफीट कर देती है, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ बक्सर में। और शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे, इनको पेंशन के ऊपर रख दिया जाता है। और शाह आलम टू ब्रिटिश को बोलते हैं कि अब आपके पास दीवानी राइट है। दीवानी राइट मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब जितना भी पैसा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आएगा वो सारा आप अपने पास रख सकते हैं। अब जब सारी पावर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई, तो अब जाहिर सी बात थी कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे शुरू करेगी। अब क्या होता है, पहली चीज जो ये लोग करते हैं वो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ, 1765 से 72 तक। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, क्लाइव ने, जिसको हमने देखा था सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में। अब इसमें क्या था, इसमें दो चीज थी, डुअल मीन्स टू। पहली चीज दीवानी राइट और दूसरी चीज निजामत राइट। दीवानी राइट मतलब जहां से पैसा आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब बात पैसे की थी तो वो कंपनी के पास गई ये दीवानी राइट। और जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था बंगाल में तो वो ये चीज थी राजा के पास। समझो कैसे, सारा पैसा जो आ रहा है वो सारा कंपनी के पास आ रहा है। अब एक चीज मुझे बताओ, पुलिस या जुडिशियल ऑफिसर्स को आप तभी हायर कर सकते हो जब आप सैलरी उन्हें दे पाओगे। और सैलरी के लिए यू शुड हैव सम इनकम। और वो इनकम किसके पास थी, वो इनकम थी कंपनी के पास। अब एक चीज ये बताओ, कंपनी के पास जब पैसा आ रहा है तो कंपनी क्या राजा को देगी,
कभी नहीं देगी। अगर मेरे पास कोई पॉकेट मनी आ गई है तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को पॉकेट मनी अपनी देना चाहूंगी। तो कंपनी पैसे नहीं देती थी, इस वजह से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी उस जगह का कोलैप्स कर गया। और जब ब्रिटिश के पास इतना ज्यादा पैसा आने लग गया, इतनी ज्यादा पावर आने लग गई, तो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको नवाब्स बोलने लग गए लोग वहां के। बंगाल के जो लोग थे इन लोगों को नवाब्स बोलने लग गए। अब बंगाल तो कैप्चर हो गया था। बंगाल के अलावा कर्नाटक कैप्चर हो गया। कर्नाटक के अलावा हैदराबाद भी कैप्चर हो गया। अब बचा क्या? मैसूर। मैसूर क्यों चाहिए था इन लोगों को? क्योंकि मैसूर भी एक कोस्टल एरिया था। मैसूर में दो लोग इंपॉर्टेंट थे। कौन से? हैदर अली और हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। ये दोनों ही बहुत पावरफुल थे और ये दोनों ही फ्रेंच के सपोर्टर थे, क्योंकि फ्रेंच काफी अच्छे थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिश। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रिटिश के साथ लड़ाई की, दोनों लोगों ने, क्योंकि ब्रिटिश बार बार इन लोगों को पोक कर रही थी। और फाइनली टीपू सुल्तान डिफीट हो जाते हैं। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, जो कि इन द ईयर 1799 में होता है। और किंगडम ऑफ मैसूर भी किसके पास चला जाता है? ब्रिटिश के पास। तो अब लिस्ट में मैसूर भी आ गया। नाउ व्हाट हैपेंड? अब एंग्लो मराठा वॉर। अब इनको मराठा भी चाहिए था, क्योंकि मराठा भी कोस्टल एरिया था। मराठा में क्या हुआ कि मराठास और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तीन लड़ाई होती है। और होती क्यों है? क्योंकि इंटरनल मैटर्स की वजह से। आपस में ही महाराष्ट्र के लोग आपस में ही लड़ रहे थे। और वॉरेन हेस्टिंग आते हैं और वहां के पेशवा को हटा देते हैं। और इस तरीके से मराठा किंगडम भी जो था वो भी अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। अब क्या था कि इन लोगों ने एक लड़ाई की सिख के साथ भी। वाई सिख? सीएफ। यहाँ पर ये पंजाब एरिया है और यहाँ पर सामान एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इनकम आती थी। तो ये वाला भी एरिया ब्रिटिशर्स को चाहिए था। अब इस एरिया पे राजा रंजीत सिंह बैठे हुए थे और ये बहुत कॉशियस थे। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रंजीत सिंह के पास थी। तो इन्होंने अच्छे से सारी चीजें मेंटेन की। बट जैसे ही इनकी डेथ हुई, सारी चीजें कोलैप्स हो गई और एक सिविल वॉर हुआ पंजाब में। और जैसे ही सिविल वॉर हुआ, सारी पावर ब्रिटिश के पास आ गई। तो अब अगर हम देखें तो कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख वाला जो एरिया था, ये सारा का सारा एरिया अब ब्रिटिश के पास आ गया। और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो एरिया थे ये सारे के सारे कोस्टल एरियाज थे। और एक अब लास्ट लड़ाई जो ये लोग लड़ेंगे वो है नेपाली से। क्यों? क्योंकि नेपाल के लोग इंडियंस के बॉर्डर में घुस रहे थे, यहाँ पर घुस रहे थे नेपालीज। और जब यहाँ पर घुस रहे थे तो इसी चीज को लेके ब्रिटिशर्स के बीच में और नेपालीज के बीच में लड़ाई होती है। और जब ये लड़ाई होती है तो यहाँ पर भी ब्रिटिश आराम से डिफीट कर देते हैं नेपालीज को। और यहाँ से कई सारे सोल्जर्स मिलते हैं, जिन सोल्जर्स का नाम, एक रेजिमेंट ब्रिटिश बनाती है जिसका नाम था गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वालीज जो थे उनका एक ग्रुप बनता है सोल्जर्स का, उसको ये लोग बोलते हैं गढ़वाल रेजिमेंट। तो ब्रिटिशर्स ने नेपालीज को भी हरा दिया। अब जब इनके पास, ब्रिटिशर्स के पास सारा एरिया आ गया, तो अब उस एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्रॉपर ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। तो अब सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सब्सिडियरी अलायंस करते हैं। कि इनके पास अभी भी, इन लोगों के पास ये लालच था कि अभी भी कई सारे एरिया ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं आए हैं। और सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। तो वेलेस्ले ने क्या इंट्रोड्यूस किया? कैसे याद रखोगे? यू डब्ल्यू। यू डब्ल्यू, जैसे मैंने बोला शुजाउद्दौला, तो शुजा SHU, यू फॉर अवध, क्योंकि यू के बाद डब्ल्यू। तो अवध के राजा शुजाउद्दौला, वैसे यू के बाद डब्ल्यू। तो अब मैंने बोला सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड वेलेस्ले ने। अब ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि अभी भी कुछ ऐसी छोटी छोटी जगह थी जो कि ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं आई थी। तो होता क्या है सब्सिडरी अलायंस में, कि कोई भी इंडियन रूलर जो कि सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको अपने किंगडम में ब्रिटिशर्स के फोर्सेस को रखना पड़ेगा। और जब आप ब्रिटिश फोर्सेस को अपने किंगडम में रखोगे तो उनके खर्चे को भी आप ही पे करोगे। ठीक है? अगर राजा इनके खर्चे को, ब्रिटिश के खर्चे को नहीं दे पाता है, तो राजा की सारी टेरिटरी जो है, सारा किंगडम जो है वो ब्रिटिश के पास आ जाएगा। और ब्रिटिश का कोई ना कोई ऑफिशियल एज ए रेसिडेंट राजा के कोर्ट में रहेगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी फॉरेन अफेयर्स है तो राजा ब्रिटिश से बिना पूछे नहीं लेगा। कोई भी फॉरेन अफेयर्स है, किसी के साथ भी फॉरेन डील करनी है राजा को, तो पहले वो ब्रिटिश की परमिशन लेगा। और जितने भी नॉन ऑफिशियल फॉरेनर्स थे
वो अब उस किंगडम में नहीं रहेंगे एक्सेप्ट इंग्लिश। तो सब्सिडरी अलायंस का मतलब सिर्फ इतना था, मतलब जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको अपने कोर्ट में ब्रिटिशर्स को रखना पड़ेगा। और जब आप कोर्ट में ब्रिटिशर्स को रखेंगे तो ब्रिटिशर्स का खर्चा आप देंगे। और जब ब्रिटिशर्स का खर्चा अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप अपनी टेरिटरी पूरी दे देंगे। और ब्रिटिशर्स के कुछ लोग आपके राज्य में रहेंगे। और जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं वो आप ब्रिटिशर्स से बिना पूछे नहीं लेंगे। और जितने भी नॉन इंग्लिश ऑफिशियल्स थे, नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स थे, वो अब आप अपने किंगडम से हटा देंगे। सबसे ज्यादा अलायंस किस किसने साइन किया? जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, ये एग्जाम्पल थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। अब कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी साइन नहीं किया और जिनके साथ वॉर भी नहीं हुआ। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या चीज निकाली? ब्रिटिशर्स ने बोला अब हम लगाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डी फॉर डॉक्ट्रिन, डी फॉर डलहौजी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी। डलहौजी ने बोला कि अगर आपका लीगल आयर नहीं है, मतलब कि अगर मेरा बेटा नहीं है जो कि मेरा लीगल आयर है, अगर वो नहीं है तो ये टेरिटरी ब्रिटिशर्स आपसे ले लेंगे। जो कि आपके साथ झांसी में हुआ था, क्योंकि झांसी में क्या था, रानी लक्ष्मीबाई का खुद का बेटा नहीं था। इस वजह से ये जो टेरिटरी थी ये इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोल के झांसी, सतारा और नागपुर ब्रिटिशर्स ने ले लिया। लीगल आयर मतलब ये होता है कि I have given the birth of a child, of a male child, and he'll be ruling that place. And if I have not done so, अगर मेरा खुद का बेटा नहीं है, कोई लीगल आयर नहीं है, तो वो टेरिटरी अब ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। तो सब्सिडरी अलायंस लगाया, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लगाया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया। इसके अलावा इन लोगों ने क्या बोला, जो कि अब और भी कुछ जगह बच गई थी। अवध को बोल दिया कि बेटा अवध, तुमसे तो रूल हो नहीं पा रहा क्योंकि तुम मिस गवर्नेंस कर रहे हो, तो तुम अपना कंट्री, अपने जो टेरिटरी है वो हमें दे दो। और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया कि ऐसा है कि आप लोग रूल करिए पर मेजर डिसीजंस हम आपके लेंगे। तो अब ये भी हो गया। अब सब्सिडरी अलायंस हो गया। फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये लोग पावर कैप्चर करेंगे कि अब ये पावर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इससे लिए अब बात होगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर की। अब क्या होता है कि जैसे ही ये लोग बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर 1757। वेरी गुड। फिर क्या होता है, बंगाल की रिचनेस जो होती है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाती है। अब जैसे ही इतना सारा पैसा किसी कंपनी के पास आएगा, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी लंदन में बैठ के, वो सब यूरोप में बैठ के ब्रिटिशर्स अब किसको देख रहे थे, यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देख रहे थे, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ रहा था। अब जैसे ही बहुत सारा पैसा आने लग गया कंपनी के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक रूल पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या बोला गया कि कंपनी सारे काम कर सकती है, बट ब्रिटिश क्राउन जो है वो तीन चीज देखेगी: सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर। मतलब पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ से आएगा। मिलिट्री और सिविल जो चीजें हैं वो सारी की सारी तीनों चीजें ब्रिटिश क्राउन, विच मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगा, मैनेज करेगा। इसीलिए इन सब चीजों को देखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, पांच लोगों को नॉमिनेट किया, जिसमें से कि एक गवर्नर जनरल था और चार अदर काउंसलर्स थे। ये अब आएंगे बंगाल में, बंगाल का काम देखने के लिए। और इन लोग की मेन जो चीज रहेगी वो क्या रहेगी, कंपनी को देखना है कि कंपनी मिसयूज ना करे। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट पास ही हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हो जाता है। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट दोबारा कहती है कि अब हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटल करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, ताकि इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुआ था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग देख सके। और उसकी वर्किंग देखने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया। यहाँ पर अब 6 मेंबर्स को भेजा गया। ये इंग्लैंड में कंपनी थी। जो ये वाली कंपनी थी जो रेगुलेटिंग एक्ट में था, ये 5 लोग जो थे वो बंगाल में आके रुक के कंपनी को एडमिनिस्टर करते। और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये इंग्लैंड में ही रह के सारी चीजें मैनेज करता। 1784 में तो पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब चार्टर एक्ट आया 1813 में। इसने क्या बोला कि अभी तक तो रानी एलिजाबेथ ने बोला था कि सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी, कितने टाइम तक, 15 ईयर्स तक इंडिया में। अब इस चीज मोनोपोली को हटा दिया गया। अब बोला गया कि इंग्लैंड से जिस भी कंपनी को जाना है वो जाओ और वहां पर अब आप इन्वेस्टमेंट करो और प्राइवेट बॉडीज अपनी बनाओ। अब क्वीन को कोई दिक्कत नहीं, जितनी कंपनीज को जाना है वो जाए।
और जैसे ही 1813 में ये पास होता है, इसके 20 साल बाद ही 1833 में दोबारा एक चार्टर एक्ट आता है, और टी, जो कि मेन एक्सपोर्टिंग आइटम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाइना में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टी के साथ ट्रेड था चाइना में, वो खत्म कर दिया जाता है। तो क्या हुआ, चार चीज आपने देखी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश क्राउन थी इंग्लैंड में बैठी हुई थी, उसने बोला सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर और रेवेन्यू मैटर हम देखेंगे। इसके लिए उन्होंने 5 लोगों को भेजा, जिसमें से कि एक गवर्नर जनरल था, 4 अदर लोग थे, और ये बंगाल में रह के कंपनी को देखते। इसके बाद पिच इंडिया एक्ट हुआ 1784 में। इसमें क्या बोला गया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश होगा, जो कि इंग्लैंड में ही रहेगा, और इसका काम होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम, सारी चीजें देखना। इसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप किया, जिसमें 6 लोग थे। ये सारी चीजें तो हो ही रही थी। उसके बाद चार्टर एक्ट को साइन कर दिया गया। जो मोनोपोली थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कि सिर्फ इंग्लैंड से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी, उस मोनोपोली को हटा दिया गया, और अब प्राइवेट प्लेयर्स को इंडिया में परमिट कर दिया गया कि अब आप जाओ, अब आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। उसके 20 साल बाद ही 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो मोनोपोली थी टी ट्रेड की चाइना के साथ, उसको भी खत्म कर दिया। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि कंपनी के पावर को रिड्यूस करके ब्रिटिश क्राउन अपनी पावर बढ़ाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल यहाँ पर बना दिया गया। तो एक जो ये आए थे सबसे पहले, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोल्जर्स को रिक्रूट किया, कहाँ से, अवध से और बनारस से। और ये वाला जो रूल था वॉरेन हेस्टिंग का, ये अगले 75 ईयर्स तक चलता रहा। जो इन्होंने फॉर्मेशन किया था अवध और बनारस सोल्जर्स का, ये 75 ईयर्स तक चलता गया। और धीरे धीरे आर्मी का साइज बढ़ता गया, और जैसे जैसे आर्मी का साइज बढ़ता गया, तो आर्मी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। प्रेसिडेंसी आर्मी थी, एक बंगाल की, एक मद्रास की और एक बॉम्बे की। मैंने बोला था कैसे याद रखोगे आप, MCB, मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे। अब क्या हुआ, जो इंडियंस के पास हाईएस्ट रैंक थी, वो क्या थी, सूबेदार की। सूबेदार से ऊपर वाली रैंक पे इंडियंस नहीं जा सकते थे। तो ये तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सी फॉर सिविल, सी फॉर कॉर्नवालिस। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉर्नवालिस को बुलाया गया, और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस इंडिया में इंट्रोड्यूस की। और इसके लिए फोर्ट विलियम सेटअप किया गया था कैलकाटा में। फोर्ट विलियम में आके सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता था। इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता था। उस एग्जाम को जो पास करता उसको बनाया जाता था सिविल सर्वेंट। और ये एग्जाम इंडिया में ना होके ये एग्जाम इंग्लैंड में होता था। और इंडियंस को अलाउड नहीं था कि वो हायर पोस्ट के लिए compete कर सके। और पहले इंडियन जो थे जिन्होंने पास किया था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, एंड ही वॉज ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें इन्होंने की कॉर्नवालिस ने, और उन्होंने इंडियन टेरिटरीज को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आप अब देखते हैं। ये सारी चीजें हो ही रही थी। फिर अब पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी कॉर्नवालिस ही करेंगे। पुलिस खा रही थी कॉर्न। और दूसरी चीज, सिविल का कॉर्नवालिस, सी फॉर सिविल, सी फॉर कॉर्नवालिस, और पुलिस वॉज ईटिंग कॉर्न। ठीक है। तो पुलिस की भी स्टैब्लिशमेंट कॉर्नवालिस ने की। इंडियन पुलिस फोर्स की जो स्टैब्लिशमेंट थी वो भी कॉर्नवालिस ने की। और हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक दरोगा को रख दिया गया, कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा वो दरोगा होगा। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था। अब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लास्ट चीज थी ब्रिटिशर्स की, वो कैसी थी, तो लॉ कमीशन को सेटअप किया गया, जो कि वॉज लेड बाय लॉर्ड मैकॉले। थॉमस मैकॉले के अंडर में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, जिन्होंने इंडियन पिनल कोड को इंट्रोड्यूस किया 1860 में, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को स्टैब्लिश किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1862 में। इन्होंने बोला कि रूल ऑफ लॉ रहेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा। मतलब कि सिर्फ लॉ की चलेगी, और लॉ के आगे सब इक्वल रहेंगे, लॉ के ऊपर कोई नहीं होगा। बट अब जो कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो जाहिर सी बात थी कि डिस्क्रिमिनेशन होना था इंडियंस के अगेंस्ट में। और क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट का भी स्टैब्लिशमेंट होता है वहां पर, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। दोबारा से MCB। तो हमने क्या देखा कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, और फिर उसके बाद हमने ये सारा देखा कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश एम्पायर को कैसे इन्होंने स्टैब्लिश किया, ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभी तक जो कि कंपनी की पावर इंक्रीज हो रही थी,
यहाँ से अब कंपनी की पावर डिक्रीज होगी और ब्रिटिश क्राउन की पावर इंक्रीज होगी। ये था पूरे चैप्टर में। आई होप ये चैप्टर समझ में आया। कोई भी डाउट है तो डू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।